रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी कि इंसान जैसे जैसे डेवलप होता है तो उसकी साइकी में क्या क्या चेंजेस आती हैं। इसके अंदर हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। ठीक है। डेवलप तो आपकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट में आपकी फ़िज़िकल चेंजेस भी आ जाती हैं। आपके ब्रेन में ब्रेन साइज़ में कैसे चेंजेस आती हैं, आपकी बॉडी में जैसे जैसे आप बच्चे से बड़े होते हो तो आपकी बॉडी में अपीयरेंस में आपकी हाइट वेट, ठीक है, आपकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं फीचर्स हैं उनमें कैसे कैसे चेंजेस आती हैं। इन सारी चीज़ों को हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डेफिनेशन दे दी गई है, जिसमें ये बताया गया इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ एंड वाई, यानी कि साइंटिफिकली तौर पर हम मुतालिया करते हैं कि क्यों और कैसे जो ह्यूमन बीइंग्स यानी कि हम इंसान हैं वो बदलते हैं, चेंज ओवर द कोर्स ऑफ देयर लाइफ, यानी कि जिस जिस तरह से हमारी ज़िंदगी गुजरती जाती है तो हम किस किस तरह से हमारे अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ, कंसेप्शन होता है कि जिस दिन आप पैदा होते हैं, और डेथ के आप जब तक मार नहीं जाते, तो उस दौरान तक आपकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं वो सारा कुछ हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। एक और डेफिनेशन वेबस्टर डिक्शनरी ने डिफाइन किया डेवलपमेंट को किस तरह से, अ सीरीज ऑफ चेंज विच एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोस। सीरीज़ का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप हमारे अंदर चेंजेस आती हैं ना। क्या आप पैदा होते तो 10 साल के नहीं हो जाते, पहले आप 2 साल 1 साल के होते हो, फिर 2 साल के, पहले कुछ माह के होते हो, फिर इस तरह आप बड़े होते जाते हो। तो इसमें क्या एक सीरीज़ ऑफ चेंजेस होती हैं जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म, जिन चेंजेस में से एक ऑर्गेनिज्म आप सब इंसानों को अगर हम एक लें एक कैटेगरी में तो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो जिन जिन चेंजेस से वो गुज़र कर अंडर गोज़ इन पासिंग, यानी कि किन किन तब्दीलियों से गुज़र कर वो कहाँ से लेके कहाँ तक, फ्रॉम एन एम्ब्रियोनिक स्टेट टू मेच्योरिटी का मतलब है जैसे कंसेप्शन टिल डेथ के पैदा होने वाले दिन से लेके मरने तक। तो वो ये कह रहा है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि जब बच्चा बनना शुरू होता है माँ के पेट में, उस दिन से लेके जब तक वो बड़ा होके मेच्योर नहीं हो जाता या मर नहीं जाता, तब तक के अंदर वो किन किन स्टेप्स या किन किन चेंजेस से गुजर कर जाता है, तो वो सबको हम स्टडी करते हैं। तो ये भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की डेफिनेशन। आप इन दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह उसने कहा है कि ग्रोथ ग्रोथ एक बेसिक एस्पेक्ट है इसके अंदर। ठीक है। जब हम डिवेलप करते हैं तो एक किस्म का हम ग्रो भी कर रहे होते हैं। तो ग्रो का मतलब क्या होता है, इंक्रीज caused by biological processes with the organism bigger in size and heavier in weight। ग्रोथ क्या होती है कि हम बढ़ रहे हैं। अगर आप किसी पौधे की या किसी जानवर की ग्रोथ देखते हो तो उसमें आप क्या चीज़ देखते हो कि कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यानी कि कौन कौन सी बायोलॉजिकल चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर आ रही हैं। तो बायोलॉजिकल चेंजेस यही होते हैं जिसमें आपके वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर डिवेलप होती हैं। ठीक है। यहाँ तो इनके ओवर सिक्रीशन होती हैं, अंडर सिक्रीशन। या आप कुछ लोग होते हैं इसमें दो मेन चीज़ों को हम ग्रोथ में देखते हैं कि आपका कद कितना बढ़ गया और आपका वज़न कितना है। ठीक है ना। तो कद के साइज़ के अंदर आपके सिर्फ आपकी हाइट नहीं आती, साइज़ में आपके बॉडी ऑर्गन्स का साइज़ भी आ जाता है। कुछ लोगों का ब्रेन जो होता है वो उसका साइज़ छोटा होता है। तो आपने देखा है अंडर डेवलप्ड लोग भी होते हैं जिनका ब्रेन अंडर डेवलप्ड होता है, जो इतने इंटेलिजेंट या ज़हीन नहीं होते। इस तरह कुछ लोग होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये साइज़ के अंदर आपका ब्रेन का भी साइज़ आ जाता है, आपकी बोन्स का साइज़ आ जाता है, आपके लंग्स, हार्ट, हर चीज़ का साइज़ डिफरेंट होता है। ठीक है। और हैवियर इन वेट, तो हर इंसान का वज़न भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो ग्रोथ में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंक्रीज कॉज बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म बिकम्स बिगर इन साइज एंड हैवियर इन वेट। तो उसने कहा कि जो इंसान होता है ना, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, वो 5 फीट उसकी हाइट होती है या 150 पाउंड होता है जब वो एक नुक्ते से शुरू होता है, यानी कि आप एक खून के लोथड़े से आप बनना शुरू होते हैं ना हम इंसान। ठीक है। एक डॉट होता है पहले, वो इनविजिबल होता है जो सही तरह से दिखाई भी नहीं देता। यहाँ से हमारी जो है तख्लीक शुरू होती है इंसानों की। ठीक है। तो उससे कहते हैं कि ज़्यादातर इंसान क्या होता है, 5 फीट उसकी हाइट होती है जब वो पैदा होता है, या 150 पाउंड उसका वेट होता है। तो ग्रोथ क्या होती है, किस किस तरह से उसके सेल्स जो हैं वो बड़े हुए। इलार्जमेंट का मतलब है बड़े होना सेल्स का। फाइबर्स, मसल्स हमारे किस तरह से बड़े हो रहे हैं। इलोंगेशन ऑफ स्केलेटन, के हमारी जो स्केलेटन, जो हमारी स्किन है वो किस किस तरह कितनी लंबी है, किस तरह से हम बढ़ रहे हैं। एंड इंक्रीज इन जनरल वॉल्यूम ऑफ बॉडी पार्ट। जनरल वॉल्यूम होता है आमतौर पर हमारे जिस्म के जो हिस्से हैं उनका क्या
वॉल्यूम है, कितने वो बड़े हैं, कितने लंबे हैं, कितने मोटे हैं, कितने पतले हैं, ठीक है। तो जनरल वॉल्यूम हमारे सारे बॉडी पार्ट्स इसमें आ जाते हैं, हैंड, फुट, आइज़, नोज़, ईयर, ईच एंड एवरीथिंग। आपने देखा है कि हर इंसान का जो बॉडी पार्ट्स का साइज़ होता है वो दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इन चेंजेस को हम नोटिस करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो इंसान है ना उसके अंदर ये चेंजेस आती रहती हैं डे बाय डे एंड ईयर आफ्टर ईयर। आप जो होते हैं वो आपकी अपेयरेंस जो होती है वो मुख्तलिफ दिखाई देना शुरू हो जाती है हर बच्चे की। और जैसे जैसे उसकी अपेयरेंस में चेंजेस आती जाती हैं, यानी कि जिस जिस तरह से दिन गुजरते जाते हैं, जिस जिस तरह से साल गुजरते जाते हैं, वो बच्चा दिखने में हमें मुख्तलिफ लगने लग जाता है। हर साल अगले साल वो और दिखता है। तो इसका मतलब हम इसको क्या कंक्लूड करते हैं कि ये बच्चा बढ़ रहा है। देखो ना, जब कोई बच्चा मुख्तलिफ लग रहा होता है, पहले एक साल वो और तरह का लग रहा होता है, फिर अगले साल उसकी हाइट भी बढ़ जाती है, थोड़ी सी उसके अपीयरेंस भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। हम कहते हैं ना कि ये बच्चा पहले से बड़ा हो गया, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ग्रोथ में ये सारी चीज़ें आती हैं। सेकंड यहाँ पे आगे एम एंड गोल ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का बेसिक एम, मकसद क्या है और इनका गोल क्या है कि किस चीज़ को स्टडी करते हैं। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि इंसान की जो ह्यूमन नेचर है ना, अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन नेचर एंड प्रोसेसेस। यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी, आप हर इंसान कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। हर इंसान की नेचर एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन सा इंसान दूसरे इंसान से किस तरह से मुख्तलिफ है, क्यों मुख्तलिफ है, उनको स्टडी करने के लिए हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। कि इन कंडीशंस के अंदर हम देखते हैं कि वो इंसान बचपन से बड़ा होने तक कैसा था, ठीक है। हम ये देखते हैं कि ये इसने अपनी माहौल से क्या सीखा है, ताकि ये जब तक ये मेच्योर ह्यूमन बीइंग, यानी कि अब आप यंग हो, 22 के हो, तो आपको इस मेच्योर लेवल पे आने में आपने क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से सीखी हैं, ठीक है। और आपका अपना पोटेंशियल क्या है, इंडिविजुअल पोटेंशियल, कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है कि आप किन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो और किन चीज़ों को चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। उसके अलावा आपकी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करते हैं हम कि आपकी साइकी किस तरह के वक्त बदलने के साथ साथ आपकी सोच किस तरह से बदली है, या फिर अगर हालात बदले हैं तो आपने अपनी सोच को हालात के मुताबिक किस तरह से बदला है। आप ऑप्टिमाइज़ का मतलब है कि आप अपनी सोच को माहौल के मुताबिक बैलेंस करके चल रहे हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट है कि सारी ज़िंदगी, जब लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट, जितनी बचपन से लेकर बड़े होने तक, मरने तक आपकी डेवलपमेंट हुई है, आपने अपनी डेवलपमेंट को खुद किस तरह से अंडरस्टैंड करते हो, कि आप अच्छी तरह से डेवलप हो भी पाए हो या नहीं। आपकी साइकी जो है वो आपकी जो दुनिया के साथ जो चलने के जो तकाज़े हैं, कि आप उन पे पूरा उतरे भी हो कि नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के। तो इनके बेसिक ऑब्जेक्टिव, इनके मकसद क्या होते हैं कि ये देखते हैं कि कौन से ऐसे करैक्टरिस्टिक, कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो कि उम्र गुजरने के साथ साथ जो है वो उस इंसान में कॉमन रही हैं, यानी कि वो ही रही हैं, उसकी बदली नहीं। देखें आप, अगर आप लोगों को बचपन से जो है वो सच बोलने की आदत है और आप बड़े होने तक सच ही बोल रहे हो, ठीक है। उसमें अब ये भी आ सकता है कि आपके पेरेंट्स बचपन से जैसी थी आप बड़े होने तक भी वैसे दिखते हो। कुछ लोग देखा है बड़े होकर बदल जाते हैं, कुछ हेल्दी हो जाते हैं। आपका रवैया बचपन में कैसा था, बड़े होकर कैसा, आपका इंटरेस्ट पहले कैसा था, आप किन चीज़ों में पहले दिलचस्पी लेते थे और आप किस में लेते हैं, आपके गोल्स क्या आते। तो डेवलपमेंटल पीरियड जो होता है आपका, जब आप एक साल से दूसरे साल में जाते हो, या फिर एक दिन के बाद आपका कुछ दिनों के बाद आपका जो रवैया है वो, या एक दिन बाद भी आपका रवैया बदल सकता है। कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट आपकी ज़िंदगी में हो जाता है, कोई ऐसी बात आपको बुरी लग जाती है कि आप अगले दिन से अपना रवैया बदल लेते हो। तो वो इन सारी चीज़ों को देखता है कि कौन कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं, कौन कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो इस इंसान में उम्र गुजरने के साथ साथ भी वही रही हैं, और कौन सी ऐसी चेंजेस हैं वो बदल गई हैं। वो ये देखता है टू फाइंड आउट व्हेन दीज चेंजेस अगर, और किस उम्र के हिस्से में जाके आपके अंदर वो तब्दीलियाँ आई हैं। देखो ना, 5 साल तक आप वैसे ही रहे, लेकिन 5 साल के बाद जब आप 6वें साल में गए आपका रवैया बदल गया। तो ये चेंजेस कब, जो चेंजेस हैं आपके रवैये में जो आनी शुरू हुई हैं, तब्दीलियाँ, वो कब से आना शुरू हुई हैं। टू फाइंड आउट व्हाट कॉजेज दैम, और किन चीज़ों की वजह से आपके अंदर वो तब्दीलियाँ आई हैं, हमने उन चीज़ों को भी देखना होता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने। उसके अलावा कौन सा ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है आपकी ज़िंदगी में जिसने आपके इस रवैये को मुतासिर किया और आपने अपने इस रवैये को बदल लिया, ठीक है। मैंने जैसे अभी ऊपर आपको बताया कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा हादसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपने कहा अब आगे से मैं भी ऐसे ही करूँगा, ठीक है। तो उस दिन के बाद से आपने वो काम करना छोड़ दिया। तो किस वजह से आपने अपने उस रवैये को बदला, ठीक है। तो उन चेंजेस को मेजर करना है।
या फिर हमने ये देखना है कि ये वेदर दे कैन और कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, कि वो अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है ना, कुछ प्रिडिक्ट करते भी हैं कि नहीं। फिर ठीक है, वेदर दे आर इंडिविजुअल और यूनिवर्सल। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि एक उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक हैं वो कॉमन है, या फिर यूनिवर्सल के जो इसे आम लोगों में जो खसूसियात पाई जाती हैं इसमें भी वही हैं, या फिर आम लोगों के ज़्यादातर जो से मसले हैं इसके भी वही हैं, या फिर इसका कोई यूनिक मसला है, ठीक है। जैसे कि मेंटली हैंडीकैप लोग होते हैं तो उन लोगों को स्टडी करने के लिए हमें अलग सेटिंग्स में रख के स्टडी करना पड़ता है, तो फिर वो उनको हम इंडिविजुअल स्टेज पे स्टडी करेंगे। लेकिन अगर बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम है, अगर बहुत से लोगों को एक जैसी ही प्रॉब्लम है, यानी कि तो वो तो फिर यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो जाती है ना, कि सब लोगों को इस टीचर से प्रॉब्लम है कि उनको इनकी इसकी बात समझ नहीं आती, तो फिर हमें उस टीचर को चेंज करना पड़ता है। यूनिवर्सल प्रॉब्लम जो होती है जो सब में एक जैसी पाई जाती है, और इंडिविजुअल के अगर आप स्पेशल चिल्ड्रन हैं या कोई ऐसा प्रॉब्लम है आपके साथ जो दूसरे किसी बच्चे के साथ नहीं होता, तो फिर उसको हम इंडिविजुअली तौर पर किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का स्कोप क्या है कि ये हमारे बिहेवियरल या हम किस तरह से किन चीज़ों को परसीव करते हैं, उसके बाद कोग्निटिव हमारी थिंकिंग, हम किस तरह से सोचते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल के हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सोशल के हम लोगों से किस तरह से मिलते हैं, इमोशनल के हम इमोशनली तौर पर स्टेबल है भी यानी, एंड पर्सनैलिटी प्रोसेसेस कि हमारी पर्सनैलिटी किस तरह की, ये सारा कुछ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं। एक इंसान के अंदर ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। जब हम एक इंसान के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, मुतालिया कर रहे होते हैं, उसकी असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो हम उसकी फ़िज़िकल, कोग्निटिव, बिहेवियरल, इमोशनल, सोशल हर चीज़ को असेस करके फिर उसके बारे में कोई नतीजा निकालते हैं। आगे आ गया रोल ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट का असल में किरदार क्या है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के सिर्फ दो मेन गोल होते हैं, दो उसके मेन मकसद होते हैं। सबसे पहले तो उसने ये बताना है कि उस रवैये को बताना है कि जब वो डेवलप हो रहा था तो उसकी ज़िंदगी में किस मुकाम पर आके उसके रवैये में क्या तब्दीली आई। डिस्क्राइब द बिहेवियर, उस रवैये को डिस्क्राइब करना है, बताना है। एट ईच पॉइंट का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में इन पर्सनस डेवलपमेंट। और दूसरा उसने ये बताना है कि जिस रवैये को उसने डिस्क्राइब करना है ना, उसने आइडेंटिफाई ये भी करके बताना है, ये भी पता लगा के बताना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से उसके इन रवैयों में ये तब्दीलियाँ आई हैं, ठीक है। इन प्रोड्यूसिंग चेंजेस इन बिहेवियर, ठीक है। तो सबसे पहले उस रवैये को बताना है कि जब वो डेवलप हो रहा था तो उसके इस मुकाम पर, उसके ज़िंदगी के इस मुकाम पर उसके रवैये में ये तब्दीली आई। उसके बाद बताना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से उसके इस रवैये में चेंजेस आई हैं, ठीक है। एक जगह पर ये सवाल पूछा गया कि असल में डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट का किरदार क्या होता है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट का हर शोबे में कोई ना कोई किरदार होता है। इसका अलग से कोई जो है फील्ड डेवलप नहीं की गई, लेकिन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, सोशल वर्कर के तौर पर, ड्रग काउंसलर, हर किस्म का काम कर सकता है। तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर में क्या रोल होता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का, कि जिस तरह आप लोग जब पढ़ रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, तो आपको डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर डेवलपमेंटल का जो है ना एक सब्जेक्ट प्रॉपर पढ़ाया जाता है। बहुत से प्रोग्राम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, यहाँ पे साइकोलॉजी या फिर नर्सिंग, एजुकेशन, चाइल्ड एंड फैमिली स्टडीज़, सोशल वर्क एंड मेडिसिन, लाइक इस तरह के आप लोगों को सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि किस किस तरह से इंसान डेवलप होता है और उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। अगर डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट एक रिसर्चर के तौर पर काम करता है तो वो किसी यूनिवर्सिटी में भी काम कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में भी, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में, एक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भी रिसर्चर के तौर पर डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो है वो काम कर सकता है, किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में भी काम कर सकता है। इस तरह जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, जो किसी स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होती है स्टडी पर, या फिर जिनको नॉर्मली क्लास में जो है वो सबक समझ नहीं आ रहा होता, तो इसका मतलब होता है वो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है। कुछ तो होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं जिनको ईजिली हर चीज़ समझ आती है, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं जिनमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है, जैसे टेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के जो बच्चे होते हैं जो अटेंशन भी देते हैं लेकिन फिर भी उनको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, यानी कि वो तवज्जो नहीं दे पाते किसी चीज़ पे, वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है मेंटली तौर पे, या फिर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। तो ऐसे लोगों को अलग से डील करना या अलग से पढ़ाने का काम किसका होता है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट का। इस तरह प्री स्कूल और किंडरगार्टन स्कूल में भी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मेनली जो है 4 साल के बच्चे को या फिर 5 साल के बच्चे को टीच करते हैं,
वहाँ पर। चाइल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो एक ख़ास एज ग्रुप के लिए स्पेशलाइजेशन करके आया होता है, जिसे कहते हैं चाइल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। ये सिर्फ उन लोगों को डील करता है जिनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। कुछ चाइल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इस तरह के होते हैं कि वो सिर्फ साइकोथेरेपी करते हैं, ठीक है। ये साइकोथेरेपी होती है टॉक थेरेपी के, बातचीत करके किसी के मसले को हल करने की कोशिश करना। और कुछ जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी करते हैं, कुछ जो होते हैं साइकोथेरेपी भी करते हैं और साइकोलॉजिकल असेसमेंट दोनों करते हैं, ठीक है। चाइल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे भी काम कर सकता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। इस तरह काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के तौर पे भी काम कर सकता है, ठीक है। काउंसलिंग करना, उसको हेल्प आउट करना, उसकी प्रॉब्लम को सुन के उसको ही उसी में से उसको गाइड करना कि आप अपने मसले को खुद हल करने की कोशिश करो, ठीक है। स्कूल काउंसलर के तौर पर भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इन स्टूडेंट्स को क्या, इनके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या खूबियाँ हैं, क्या इंटरेस्ट हैं। हम उनको गाइड करते हैं कि वो अपने किस तरह से एकेडमिक प्लान्स बना सकते हैं, अपने कैरियर को किस तरह से चूज़ कर सकते हैं। और अगर वो अपनी इन्वायरमेंट में रह के इसके साथ या स्कूल सेटिंग में या फैमिली में रह के अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो अपनी उन एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स के साथ किस तरह से लड़ सकते हैं, किस तरह से हर इंसान के साथ रह के काम कर सकते हैं। हाई स्कूल के काउंसलर्स क्या होते हैं, वो उनको एडवाइस करते हैं, नसीहतें करते हैं कि वो किस तरह से एक अच्छे से अपने आप को लेकर चल सकते हैं कि वो आगे जो है जो कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स होती है, जब उन्होंने एडमिशन लेना होता है या एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं, तो वो किस तरह से जो है अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी पास कर सकें, उस एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर पूरा उतर के किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। या फिर अगर कोई फाइनेंशियली तौर पर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो फाइनेंशियल एड कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे इदारे बने हैं जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं कि वो अगर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो उन लोगों को फाइनेंशियल तौर पे जो है वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एंड परस्यूइंग अप्रोप्रिएट वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। और अगर किसी किस्म की भी वोकेशनल होता है कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी को करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो उसको भी स्टडी के साथ किस तरह से आप लेके चल सकते हो, उसके लिए भी वो गाइड करते हैं, ठीक है। बीइंग अ सोशल वर्कर के तौर पर भी काम कर सकते हैं कि बच्चों और या बड़ों की मदद करते हैं कि वो अपने अपनी माशरे में रह के या फिर उनको इकनॉमिकली कोई पैसों की तरफ से फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो वो उसके साथ किस तरह से डील कर सकते हैं। खुद से वो उनको कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करें, आप पता लगाएं, अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से आप अपने जो है अगर आपको कोई अब्यूज़ कर रहा है, कोई बहुत निगलेक्ट कर रहा है आपको, या इंडेंजरमेंट, अगर आपको कोई किसी किस्म का ख़तरा है किसी से जान का, कि कोई आपको मार ना दे, या फिर डोमेस्टिक डिस्प्यूट के घर में आपके कोई तनाज़ात चल रहे हैं, तो आप लोगों ने किस तरह से उसके साथ लड़ना है, कौन कौन से इदारे हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत से डिपार्टमेंट बने हैं वुमेन वेलफेयर के लिए भी, तो इस तरह के डिपार्टमेंट्स के बारे में उनको गाइडेंस देनी है कि वो वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा ये ड्रग काउंसलर्स के साथ भी काम करते हैं, जहाँ पर बच्चों की काउंसलिंग की जाती है, उन्हें गाइडेंस दी जाती है कि वो जो ड्रग अब्यूज़ प्रॉब्लम्स हैं उनसे किस तरह से बच सकते हैं, यानी कि ड्रग नहीं यूज़ करनी चाहिए। ड्रग अगर वो यूज़ कर भी रहे हैं तो इन्हें इंडिविजुअली बेस पे अलग से बुला के उन्हें कंडक्ट ग्रुप थेरेपी सेशंस दिए जाते हैं, जिसमें उनको बताया जाता है कि ड्रग की वजह से आप पे, बल्कि उनको इस तरह से एक्सपोजर करा के दिखाया जाता है कि अगर आप ड्रग यूज़ करेंगे तो आप ज़िंदगी में किस मुकाम पर पहुंचेंगे, आपके लिए क्या क्या खतरा साबित हो सकता है, ठीक है। ये सारा कुछ इसके बारे में भी गाइड करना है। हमने उनको ये बताना होता है ना कि अगर आप ड्रग यूज़ करते रहेंगे तो फिर आपके साथ इन फ्यूचर क्या हो सकता है, आपके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी आ सकती हैं, आपके साथ आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि आप इन्वायरमेंट में रह के अच्छे से कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये ड्रग काउंसलिंग यही होती है ना कि हमने इसको बताना है कि ड्रग की वजह से आपके फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी पे क्या मुश्किलात आने वाली हैं, तो इस वजह से वो ड्रग से जो है वो दूर हो जाएं। चाइल्ड वेलफेयर वर्कर के तौर पे इस तरह से काम करते हैं कि वो चाइल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, बच्चों को बताते हैं उनके राइट्स के बारे में कि अगर आपके साथ कोई बुरा सलूक आ रहा है, माल ट्रीटमेंट यानी कि बुरा सलूक करना बच्चों के साथ, तो आप जो है खुद को उस घर से भी निकाल सकते हैं, वहाँ से चले जाएँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ यहाँ अच्छा सलूक या रवैया नहीं किया जा रहा, तो जहाँ पर बच्चों की फलाह बहबूद के इदारे बनाए जाते हैं आप वहाँ पर आ सकते हैं। चाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट में वो ये करते हैं कि बच्चों और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ काम करते हैं और उनको बताते हैं कि अगर आपके
आपके बच्चे को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है, जहाँ पर उसकी एक्टिविटीज़ को जो है मोनीटर किया जाएगा, देखा जाएगा कि उसके हम स्ट्रेस को किस तरह से रिलीज़ कर सकते हैं, वो किस तरह से अपने जो अगर वो किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहा है तो वो उसके साथ किस तरह से अच्छी तरह से लड़ सकता है और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकता है। तो उसके लिए भी हमें उसको हॉस्पिटल सेटिंग्स में रख के भी अगर हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो हमें उसकी फैमिली के साथ कोऑपरेट करके उसको हॉस्पिटलाइज सेटिंग में रख के भी उसको ठीक करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद हेल्थ केयर में जैसे कि हम क्लिनिकल सेटिंग्स में जाकर उनको असेस करते हैं, फिर उनको ट्रीट करते हैं कि वो अपनी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के साथ किस तरह से डील कर सकते हैं। इस तरह बहुत से शेल्टर होम्स भी बनाए गए हैं जहाँ पर डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट बहुत से काम करते हैं, जैसे मैरिज एंड फैमिली थेरेपिस्ट, कि अगर किसी का शादी का कोई प्रॉब्लम है या फैमिली प्रॉब्लम है उसको गाइड करना, टॉय डिज़ाइनर, इन्फेंट असेसमेंट स्पेशलिस्ट, ठीक है, सुपरवाइज़र ऑफ गिफ्टेड एंड टैलेंटेड एजुकेशन, यानी कि अगर कोई बहुत गिफ्टेड और गॉड गिफ्टेड और बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो उनका सुपरवाइज़र के तौर पे काम करते हैं, चाइल्ड केयर डायरेक्टर के तौर पे काम करते हैं, बाईलिंगुअल एजुकेशन टीचर के तौर पे भी काम करते हैं जो 2 ज़ुबानें बोलते हैं, ठीक है, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के तौर पे भी काम कर सकते हैं, जो स्पेशल चिल्ड्रंस हैं उनकी एक्टिविटीज़ को प्लान करने का काम भी कर सकते हैं, ओल्ड एज जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ओल्ड एज होम, उनके डायरेक्टरेट के तौर पे भी काम कर सकते हैं, डे केयर सेंटर जो होता है जहाँ पे बच्चों की केयर की जाती है उसका इंचार्ज भी वो बन सकता है, पार्क डिज़ाइनिंग वगैरह में भी हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि प्लान करते हैं कि किस तरह से जो है प्ले एरियाज़ वगैरह जो हैं वो बच्चों के लिए होटल में बनाए जाएँ, हॉस्टल्स में या होटल्स में या फिर कहीं पर भी उनके लिए किस तरह से प्ले एरियाज़ या किस तरह के टॉयज़ उनके लिए डिज़ाइन किए जाएँ जो कि उनकी जो है मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाएंगे, ठीक है, या जो जिनसे उनकी डेवलपमेंट अच्छी होगी। आपने देखा है आजकल बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाई जाती हैं जिनसे उनकी बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें, जो इस तरह के प्लान्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ही करता है और वो बताता है कि किस किस तरह से बच्चा एक अच्छी और हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकता है। जज़ाकल्लाह फॉर एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।